हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों, आज अगला एक्सपेरिमेंट जो हम बात कर रहे हैं आपसे जिसके बारे में, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेंस। यू हैव टू डिटरमिन फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेंस यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत सिंपल चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और मैग्नेट का क्या काम है आप समझते ही हैं, या मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज हैं आप जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके फ्रीक्वेंसी AC मेंस की, AC जो आपकी डोमेस्टिक सप्लाई है, आपकी जो घर की जो सप्लाई है वो अल्टरनेटिंग है, आप जानते हैं। AC बोलते हैं ना, AC DC बार बार आप बोलते रहते हैं। तो ये सप्लाई और उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ जो सर्टेन अपरेटस लेते हैं और वेव्स की प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, क्या लिखा हुआ है आप देखिए। टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट मेंस बाय यूजिंग अ सोनोमीटर एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सोनोमीटर किस लिए यूज होता है जानते हैं, ये साउंड को एनहांस करता है। अगर रेजोनेंस होता है तो लाउड साउंड सुनाई देती है। हमें अपरेटस क्या चाहिए इसके लिए? आप सोनोमीटर और इलेक्ट्रोमैग्नेट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बात ही कर रहे हैं। वो चाहिए, सप्लाई चाहिए AC मेंस जिनकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है वो सप्लाई चाहिए, और बाकी जो सपोर्टिंग अपरेटस आपका वेट चाहिए और ये सब चीज़ें चाहिए। तो आइए फिर हम बात करते हैं उधर अपरेटस पर कि ये अपरेटस क्या क्या चाहिए आपको। ये तो एक बहुत सिंपल सा आप कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, इसमें आपका लो वोल्ट हाई वोल्ट यानी स्टेप डाउन कर दीजिए तो थोड़ा लो वोल्ट हो जाएगा। हालांकि मैं तो वैसे भी 220 वोल्ट सीधे यूज़ कर लेता हूँ, हालांकि स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है आप, है ना। 50 वोल्ट 20 वोल्ट 12 वोल्ट ये सब की सप्लाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप को एकदम से 220 ही यूज़ करना है या कोई लो वोल्ट यूज़ करता है। हाँ, लो वोल्ट यूज़ करेंगे, स्टेप डाउन कर लेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सेफ रहता है। कोई डर नहीं रहता एक्सपेरिमेंट में या आपको कोई शॉक लग सकता है। तो इससे अच्छा है कि लो वोल्टेज कर लें और स्टेप डाउन कर लें। यहाँ पर जो AC मेंस हैं यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर लें तो वो कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट विद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये हो गया। सोनोमीटर बॉक्स जो देख ही रहे हैं, बॉक्स जैसा होता है, आप क्लास 11 में अगर यूज़ किए होंगे तो आपको मालूम है कि सोनोमीटर विद स्टील वायर या आयरन वायर कह सकते हैं, स्टील वायर या मैग्नेटिक मटेरियल जो भी आपके पास होगा, मैग्नेटिक मटेरियल, और AC सप्लाई ऐसा चाहिए। साथ में ये स्लॉटेड वेट टेंशन, क्योंकि ये जो वायर की फ्रीक्वेंसी होती है वो टेंशन पर डिपेंड करती है। तो टेंशन अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्लॉटेड वेट चाहिए। सो स्लॉटेड वेट वायर, यहाँ पर वायर का पर यूनिट लेंथ मास क्या करना पड़ता है, हमें चाहिए होता है मास पर यूनिट लेंथ। ओके, तो एक फिजिकल बैलेंस या आप इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और फिजिकल बैलेंस
फिजिकल बैलेंस विद वेट बॉक्स, ओके, और कोई भी होगा इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, थियोरी। एक चीज आप सुने हैं क्लास 11, इसीलिए कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जो वेव्स ऑसिलेशन है या वेव्स हैं, वो जिस वेव्स वाला चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इवन क्लास 12th में कई चैप्टर्स में उनका अपना उसके जो भी रिजल्ट हैं यहाँ पर, या जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पर यहाँ एप्लीकेशन है 12th क्लास में, तो इसलिए वहाँ पर ज़रूर आपको बार बार थोड़ा देखना चाहिए कि हमसे कोई कॉन्सेप्ट मिस तो नहीं हो रहा है। तो थ्योरी क्या है, आप जानते हैं स्ट्रेच्ड वायर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है स्ट्रेच्ड वायर की। स्ट्रेच्ड वायर या कोई बाउंड सिस्टम, बाउंड सिस्टम का जब हम नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं, एयर कॉलम भी है, बाउंड्री से घिरा हुआ एयर कॉलम है, कोई और मटेरियल है जिसमें वेव्स बन सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं, या फिर ये स्ट्रेच्ड वायर है, स्प्रिंग है, कहीं पर भी। तो इन सभी में अगर दो बाउंड्री के बीच में ओपन बाउंड्री हो या क्लोज्ड बाउंड्री हो, ऑसिलेशन करने के लिए अगर ये फ्री है, छोड़ दिया जाए, तो ये कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के साथ ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और उन फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो होता है वह अगर दोनों ओर रिजिड एंड है, दोनों एंड पर, या दोनों ओर ओपन है, जैसे आप आर्गन पाइप लेते हैं ना, एयर कॉलम आर्गन पाइप है या स्ट्रेच्ड वायर है, तो उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है, उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल मोड्स कहते हैं। तो स्ट्रेच्ड वायर या बाउंड सिस्टम क्या होता है, इट हैज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज, उसको हम नॉर्मल मोड्स कहते हैं। ओके, सो यू नो अ बाउंड सिस्टम a medium with boundary has a set of characteristic frequencies, okay, characteristic frequencies, okay, frequencies which are known as normal modes, okay, which are known as normal modes of the system, ठीक। अगर क्लोज बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री है दोनों साइड में, दोनों एंड पर, तो क्या होता है, इनकी फ्रीक्वेंसीज के बीच रेशियो क्या होता है, 1 2 3 4 का सिंपल रेशियो होता है। तो आइए हम इस चीज़ को मिरर्स करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो स्पेस यहाँ छोटा होता है, इसलिए थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो स्ट्रेच्ड वायर भी क्या होता है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। स्ट्रेच्ड वायर भी एक बाउंड सिस्टम है, ओके। A stretched wire is also a bound system, with rigid boundary at its ends, okay, with rigid boundaries the ratio of characteristic frequencies
क्या हो जाएगा, ये 1 to 2 to 3 to 4 and so on and so on, with which it can vibrate freely। तो रेजोनेंस क्या होगा, इन्हीं के साथ अगर कोई बाहर का डिस्टर्बेंस अप्लाई करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी के बराबर की फ्रीक्वेंसी अगर अप्लाई करते हैं तो। ओके, तो देखिए, इफ सम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, यही को बोलते हैं एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, कुछ भी डिस्टर्बेंस क्या होगा, किसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, इसकी फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ wire is given, then क्या कर सकते हैं, wire vibrates in resonance। ओके, ऐसा हो जाए कि ये रेजोनेंस में वाइब्रेट करता है, यानी रेजोनेंस हो जाता है और बड़े बड़े एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो ये तो बहुत पहले से आप जानते हैं कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी, कोई सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी है, किसी सिस्टम की जो ऑसिलेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, उसकी जितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर उसी फ्रीक्वेंसी का डिस्टर्बेंस उसको बाहर से दिया जाए तो वह बड़े बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस या मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, यही बोलते हैं। ओके, सो रेजोनेंस कंडीशन में वाइब्रेट करता है। तो हम यहाँ पर जो काम करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, वो वही फंडामेंटल नोट के साथ या फंडामेंटल मोड के वाइब्रेशन के साथ हम ये डिटरमिन करते हैं, है ना। तो जनरली हम फंडामेंटल मोड का ही यूज़ करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, in this experiment in general, okay, in general we use resonant vibrations of wire, resonant vibrations of wire in fundamental mode, in fundamental मोड। ओके, मीन्स जब वन लूप में वाइब्रेट करे, ऐसे एक ही लूप में वाइब्रेट करे तो ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेशन हो गया। तो मीन्स वाइब्रेशन इन वन लूप, वाइब्रेशंस ऑफ वायर इन वन लूप, ऐसा यूज करते हैं। वाइब्रेटिंग वायर में क्या होती है, स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है, ठीक है, बार बार रिफ्लेक्ट होती हैं और यहाँ आगे पीछे चलती हैं, उससे स्टैंडिंग वेव बन जाती है। ओके, सो वेव्स गोइंग बैक एंड फोर्थ, ओके, in the wire, okay, form standing waves, okay, and residents of vibrating segment of wire, of vibrating, you can say vibrating segment of wire
ओके, आर द पोजीशंस ऑफ consecutive नोड्स। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, आप जानते हैं कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच की सेपरेशन क्या होती है, क्या होती है, λ/2, वेवलेंथ का हाफ। ओके, सो लेंथ ऑफ वायर, कौन सा, ये ब्रिज है, यहां पर ये जो ब्रिज है ना 1, और यहां पर क्या है, ये ब्रिज 2। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स हैं। सो लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स वेव लेंथ बाई 2। ऐसा, तो वेव लेंथ डिवाइड बाई 2, एल अगर ऐसा है, अगर एल और हियर एल इक्वल्स λ/2। अब देखिए हम कहाँ से ये ले आते हैं, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कहाँ से ले आते हैं। अगर स्पीड वेव की, स्ट्रेच्ड वायर में वेव की स्पीड क्या होती है, आप जानते हैं, ओके, √T/m, बहुत सिंपल सा, √T/m, T टेंशन और m क्या है, या म्यू लिखते हैं, T/μ, ये क्या हो जाता है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ओके, सिंस द स्पीड ऑफ वेव in a stretched वायर, जो भी आप कहिए, स्ट्रिंग या वायर, v इक्वल्स √T/μ, T टेंशन इन द वायर, और म्यू क्या है इसका, मास पर यूनिट लेंथ। इसीलिए हम कहते हैं वेइंग मशीन या फिजिकल बैलेंस कुछ होना चाहिए, जिससे क्या कर सकेंगे आप, मास पर यूनिट लेंथ मालूम कर सकेंगे, किसका, इस वायर का। सो मास पर यूनिट लेंथ, एंड v इक्वल्स न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ओके, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अब वो स्टैंडिंग वेव है या आप कहिए ट्रेवलिंग वेव है, तो यहाँ तो स्टैंडिंग वेव है, उसी की फ्रीक्वेंसी क्या है, इतनी है। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, न्यू क्या है, न्यू इक्वल्स v/λ, और लैम्डा देख रहे हैं ना, 2l के बराबर, 2l है ना यहाँ पर। सो दिस कम्स हियर 1/2l √T/μ, ये फार्मूला यूज करते हैं आप, 1/2l √T/μ। T क्या है, टेंशन वायर में। तो अब देखिए क्या है यहाँ जो अब काम कर रहे हैं आप, एक तो हम ये तो अभी बता रहे थे कि ये प्रिंसिपल है वेव्स का, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन है, और ऐसे वायर का कोई सेगमेंट वाइब्रेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, ये एक सिंपल चीज़ होती है। और लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इसको रिलेट करते हैं, यहाँ वाइब्रेशन क्या होता है। देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, साइनसाइडल करंट होती है, ये कहिए कि साइनसाइडली वेरी करती है। तो जब भी करंट इसमें होगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसका बढ़ेगा, तो वायर को ऊपर खींचेगा। जैसे ही करंट डिक्रीज होगी, क्या होगा, वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगा और वायर को फिर ये छोड़े, तो स्ट्रेच्ड वायर जहाँ छूटेगा वो तेजी से नीचे आएगा, और फिर जब इसमें करंट इंक्रीज होगी, फिर क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो एक चीज़ और होता है यहाँ पर, देखिए अल्टरनेटिंग करंट,
So here, therefore, you can write here, therefore, okay, V nu equals frequency here, equals 1 upon 2L root T by mu. So here now alternating current क्या है ये? It is sinusoidally changing current, okay, with respect to time, with respect to time, okay, टाइम के साथ साइनुसॉइडली वेरी करती है और ये चीज हम टाइम के रिस्पेक्ट में यूं लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ये करंट की वैल्यू, यहां पर ये करंट है। अब देखिए क्या होता है, करंट ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, अपनी डायरेक्शन भी चेंज होती है, अल्टरनेटिवली उसकी चेंज होती रहती है। एक बार इधर फ्लो हो रही है, फिर ऐसे फ्लो हो रही है, फिर ऐसे फ्लो हो रही है, फिर ऐसे फ्लो हो रही है। इक्वल टाइम के बाद क्या होता है, अपनी डायरेक्शन भी बदलती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस टाइम पर इतनी करंट 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 है। तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज भी हो रही है। यहाँ पर करंट क्या है, जीरो। तो ये जीरो करंट, यहाँ पर क्या है, जीरो करंट, ठीक है। यहाँ जीरो है और यहाँ भी जीरो करंट है, यहाँ भी जीरो करंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, और फिर करंट क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। तो करंट यहाँ पर किस में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट यहाँ पर इंक्रीज करे, जब भी इंक्रीज करेगी, चाहे वो इधर की करंट हो या ऐसे करंट हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो भी यहाँ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और स्टील वायर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और ये जब पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट होगी तो भी यहाँ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा करंट इंक्रीज होने के साथ, और वो ऊपर अट्रैक्ट करेगा। बीच में ये रिलीज कब करेगा, छोड़ेगा कब, वायर पर अट्रैक्शन इसका कम कब होगा, ये कहाँ होगा, यहाँ यहाँ यहाँ। तो इन इंस्टेंट्स के आसपास, ठीक है, इन इंस्टेंट के आसपास क्या होगा, यहाँ पर करंट कम होगी, बहुत थोड़े टाइम के लिए कम होगी, और फिर रिवर्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो किसी और हो, ये तो अट्रैक्ट ही करेगा ना, तो मैग्नेट करंट चाहे इधर फ्लो करे या ऐसे फ्लो करे, वो तो मैग्नेट बनेगा और अट्रैक्ट करेगा। तो इमेजिन करिए कि यहाँ पर इस स्टार्टिंग में क्या है, इसको अट्रैक्ट नहीं किया हुआ है, करंट है। फिर जैसे जैसे करंट बढ़ी, क्या हुआ, वो अट्रैक्ट किया ऊपर तक, इसको ऊपर तक खींच दिया, इसको ऊपर तक ले गया वायर को। और जैसे ही यहाँ करंट डिक्रीज होने लगी, क्या होगा, वायर नीचे आने लगा और यहाँ करंट जीरो हो गई, तो पूरी तरह ये चला गया। और जैसे फिर यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो गई और यहाँ मैक्सिमम करंट हुई, फिर क्या हुआ, इसको ऊपर ले गया, अट्रैक्ट किया। तो अब देखिए क्या है, इस टाइम इंस्टेंट पर इस समय करंट क्या है, मैक्सिमम है। इस समय करंट क्या है, मैक्सिमम है। तो ये वायर यहां ऊपर होगा और यहां पर इस इंस्टेंट पर, ये टाइम है ना, ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम, तो इस टाइम पर करंट मैक्सिमम है और तो ये वायर क्या होगा, ऊपर होगा। और इस इंस्टेंट पर करंट क्या है, ये भी मैक्सिमम है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम है, तो भी तो स्ट्रांग मैग्नेट होगा ये। भाई करंट चाहे इधर हो चाहे उधर हो, इसकी पोलैरिटी बदल जाएगी। पहले यहाँ साउथ पोल था तो अब नॉर्थ पोल हो जाएगा, या पहले नॉर्थ पोल था तो अब साउथ पोल हो जाएगा, वो ठीक है। लेकिन ये कोई भी पोल हो तो स्टील वायर तो अट्रैक्ट ही होगा, चाहे कोई भी पोल बने, ऐसा तो नहीं कि रिपल होगा। तो यही कह रहे हैं कि जब इतनी करंट हो, इस इंस्टेंट पर जब करंट इतनी होगी तो भी ये अट्रैक्ट करेगा। इस इंस्टेंट पर जब करंट अपोजिट में होगी मैक्सिमम, ये अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम करंट है, तो भी ये अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से यहां जाकर के फिर वापस आ जाना, समझ रहे ना, कि यहां जाकर के ऐसे जाकर के फिर वापस आ जाना, कितने टाइम में हो रहा है, इसका एक राउंड पूरा हो जा रहा है, मीन्स वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन पूरा हो जा रहा है। कितने टाइम में, यहां से यहां वाले टाइम में,
ये पूरा टाइम क्या है, ये देखिए, ये पूरा टाइम अल्टरनेटिंग करंट का 1 साइकिल पूरा होने का है ना। ये यहाँ से देखिए, ये करंट बढ़ी, मैक्सिमम हुई, कम हुई, जीरो, अपोजिट डेसिमल में हो गई, अपोजिट में मैक्सिमम हो गई, फिर कम होकर के फिर जीरो। तो ये 1 राउंड हो गया, 1 साइकिल हो गया। जनरेटर का कॉयल 1 राउंड घूमता है तो इतना वेरिएशन हो जाता है। ये वेरिएशन देख रहे हैं ना, बढ़ना, कम होना, जीरो होना, अपोजिट हो जाना, फिर अपोजिट मैक्सिमम हो जाना, फिर वापस कम होते होते फिर जीरो हो जाना। तो इतना वेरिएशन, यहाँ से यहाँ तक का वेरिएशन कॉइल के 1 राउंड या जनरेटर के 1 राउंड घूमने में होता है। तो वही इसका 1 ऑसिलेशन है। तो करंट का 1 ऑसिलेशन कहाँ है, इतने टाइम में हो रहा है। और वायर का 1 ऑसिलेशन क्या हो रहा है, इसी टाइम में हो रहा है। और ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, वायर की है, ये वायर की फ्रीक्वेंसी है। तो जब इतने ही टाइम में, हाफ टाइम में वायर का 1 राउंड हो जा रहा है, किसी कंपैरिजन में, करंट के 1 साइकिल कंपैरिजन में, तो करंट के 1 साइकिल का टाइम इतना बड़ा है, ये डबल है, और इस वायर का एक राउंड कंप्लीट करने का, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का इतना ही टाइम है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, वायर की। ये कहिए कि जो करंट की फ्रीक्वेंसी है, ये इस वाले करंट की फ्रीक्वेंसी है, वायर की फ्रीक्वेंसी की हाफ है, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है, करंट का टाइम पीरियड डबल है, और जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो करंट का टाइम पीरियड 1 राउंड पूरा करने का, ये पूरा टी है, कैपिटल टी, जो आप यहाँ तो खैर सॉरी कैपिटल टी तो खैर यहाँ टेंशन ले लिया है, लेकिन फिर भी हम वैसा ही कुछ करते हैं। सो 1 अपॉन टी लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो जिसका टाइम पीरियड बड़ा, उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी है। तो वायर की फ्रीक्वेंसी का हाफ है किसका, करंट की फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जनरली यही चीज़ हम यहाँ कह रहे हैं कि इस सेटअप में, जो ये सेटअप है, इसमें क्या होता है, जो करंट की फ्रीक्वेंसी वायर की फ्रीक्वेंसी का हाफ होती है। ठीक, इन दिस सेटअप, इन दिस अरेंजमेंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इज हाफ the frequency of wire vibrating in resonance, तो इससे क्या हो जाएगा, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मीन्स, ये आप जान लीजिए, ये 1 लूप में फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है, और 1 लूप में फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करने का मतलब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, वही है जो पहले बताया। तो देखिए क्या हो जाएगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मीन्स, क्या हो जाएगा, न्यू एसी 1/2 न्यू, और न्यू एसी इक्वल्स 1/4L √T/μ। तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो अब इसके लिए हम ऑब्जर्वेशंस कैसे लेते हैं, क्या क्या हमें करना है। तो पहले तो हमें स्लॉटेड वेट रखना है, लेना है। दूसरी बात, वायर का पर यूनिट लेंथ मालूम कर लेना है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो भी अरेंजमेंट है, वोल्टेज सप्लाई है, आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और हम लोग जो करेंगे अपने लैब में, वो हमारे पास स्लॉटेड वेट 50-50 ग्राम के भी हैं, और फाइन बहुत स्टील वायर, बहुत पतला सा स्टील वायर भी है। तो स्टील वायर बहुत पतला होगा तो मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, बहुत कम होगा। तो कम ही टेंशन में भी काम हमारा
हो जाएगा, पर जो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है उस वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो सोलोमीटर वायर का जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। तो ऑब्जर्वेशंस आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशंस, ओके। तो मास पर यूनिट लेंथ मालूम करने के लिए क्या करेंगे? ओके, लेंथ ऑफ वायर टेकन, ये हो जाएगा। आप इसको मीटर या सेंटीमीटर है, इतना मीटर ले लेंगे। मास ऑफ वायर टेकन, इसका मास कितना हो जाएगा, और इसको आप केजी में लिख लेंगे। ग्राम तो बहुत पतला वायर होगा तो आप वैसे भी बहुत छोटी चीज़ हो गई, बहुत छोटा मास हो गया तो ग्राम में लिखेंगे, उसको केजी में बदल लेंगे, है ना। तो उसको ग्राम या दिस मच केजी ये चेंज कर लेंगे। देन मास पर यूनिट लेंथ, सो मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पर हम, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स केजी पर मीटर, केजी पर मीटर, ठीक, ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद बाकी तो काम यहाँ का है। आप करते क्या हैं इस प्रोसेस में, आप प्रॉपर एक आप टेंशन यहाँ अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट ठीक वायर के ऊपर ले आते हैं, जैसे वायर सोनोमीटर है ना, सोनोमीटर वायर, तो सोनोमीटर के ऊपर अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखेंगे ही, वैसे जो जैसे करना है वो आप आराम से देखेंगे। तो वायर के ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट ले आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक क्लैंप स्टैंड में इसको फिक्स करते हैं, है ना। अपरेटस में उसको लिख सकते हैं कि एक स्टैंड होगा, मेटल स्टैंड या क्लैंप स्टैंड, उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हम फिक्स करते हैं, सप्लाई कनेक्ट करते हैं। इस मैग्नेट को वायर के, स्ट्रेच्ड वायर के ठीक ऊपर ले आते हैं। थोड़ी स्पेस रहनी चाहिए यहाँ पर वाइब्रेट करने के लिए, देखिए ये स्पेस रहनी चाहिए, वाइब्रेट करने की जगह होनी चाहिए, कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए तुरंत। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम पावर ऑन करेंगे, और ये ब्रिज है, वुडन ब्रिज, इसको पहले हम बीच में कर लेंगे या और दूर कर लेंगे, और फिर इसको छोटा करेंगे, ब्रिज को शिफ्ट करेंगे, ठीक। वेट सस्पेंड करने के बाद ब्रिज को ऐसे यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ऐसा होना चाहिए कि ये ब्रिज जो शार्प एज वाला होना चाहिए, थोड़ा उस पर वायर टिके, और ऐसे ले आएंगे तो लेंथ चेंज होगी। तो हम ऐसे स्लोली लेके आएंगे, देखेंगे कि कौन सी लेंथ पर आने पर ऐसा, ये ब्रिज को शिफ्ट करते समय, खिसकाते समय ध्यान रखिए कि लगभग क्या कर रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बीच में रहे, दोनों ब्रिज के बीच में रहे, ताकि ब्रिज के बीच ही क्या होगा, वाइब्रेटिंग सेगमेंट होगा वायर का, ये वाइब्रेटिंग सेगमेंट यही है। कौन से लेंथ आने पर ही वाइब्रेट करने लगता है रेजोनेंस के साथ, वो हम लेंथ नोट करते हैं। ओके, वही एल है, वो जो फॉर्मूले में दिख रहा है वो एल यही है। तो हम इसको बहुत ब्रिज को दूर दूर करके ऐसे पास ले आ सकते हैं, और वाइब्रेटिंग सेगमेंट की लेंथ को हम देख सकते हैं, या बहुत पास में ले आकर के दूर दूर ले जा सकते हैं ऐसे ऐसे, और फिर किस लेंथ पर वाइब्रेट करना शुरू करता है रेजोनेंस के साथ, वो नोट कर सकते हैं। तो यही काम है, हम इंक्रीज सेपरेशन इंक्रीज करते हैं तब, और डिक्रीज करते हैं तब, दोनों केसेस में ये नोट करते हैं। तो फिर यही ऑब्जर्वेशन टेबल में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर बना हुआ है, ये बनाने जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। देखिए क्या क्या होने चाहिए इसमें इंक्लूड के, सीरियल नंबर ऐसा होगा, और साथ में वेट सस्पेंडेड, ठीक है, कितना वेट आपने हैंग कर दिया, ये हैंगर के साथ वो हैंग करते हैं। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एलिमेंट, लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एलिमेंट ठीक है।
वही इंक्रीजिंग, यानी यहाँ से ले जाके बीच में जाके ब्रिज को शिफ्ट करते हैं ऐसे, तो इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या फिर, या बाहर से लेके आते हैं ऐसे ब्रिज को, तो वो डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये आपका क्या हो जाएगा L1, ये L2, और मीन L1 प्लस L2 बाई 2, ऐसा हो। ये हो गया आपका लेंथ है मीन L। तो L1 प्लस L2 बाई 2, यही क्या होता है, यही L होता है जो यहाँ पर आपको दिखता है। ओके, तो फिर ये फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगी, आप न्यू इक्वल्स ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। और वेट है वही टेंशन होगा, है ना। जो टेंशन क्या है, टेंशन किसके इक्वल है, वेट सस्पेंडेड, ठीक है, वेट सस्पेंडेड, ये टेंशन। तो फिर ऐसे ही कोई एक वेट सस्पेंड करेंगे, है ना, कोई मान लेते हैं आप 200 ग्राम या 400 800, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं जो भी आपको समझ में आए कि ये 400 ग्राम, ये 600 ग्राम, ठीक है, और 800 ग्राम ऐसे। और कौन सी वाइब्रेटिंग लेंथ है उसको ले लेंगे और हम आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और जो ये न्यू1 न्यू2 और ये वैल्यूज, तो फिर यही हमारा जो मीन है वही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेंस हर्ट्ज में आ जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेंस वही हर्ट्ज में आ जाएगा। तो न्यू इक्वल्स न्यू1 प्लस न्यू2 प्लस न्यू3 बाई 3, ऐसा जो भी 3 है तो 3 है तो 3 है, नहीं 4 है 4, ऐसी रीडिंग लेंगे तो यही मीन आ जाएगा और रिजल्ट यही लिखते हैं। तो ऐसे में इन रिजल्ट्स, यहाँ पर एक चीज़ और करते देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो हम ऐसा लिखा होता है, कई गैजेट्स पर लिखा होता है कि 50 हर्ट्ज। हमारे यहाँ जो इंडिया में जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो क्या है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 50 हर्ट्ज ही रोज़ है, थोड़ा बदल भी सकता है, 1 2 1, बहुत ज़्यादा नहीं, है ना। 48 से जनरली नीचे नहीं जाता, 52 से जनरली ऊपर नहीं जाता। ऐसे में ये इसी बीच में ऑपरेट किया जाता है, उसका अपना सिस्टम होता है। तो हम ऐसा अगर आइडियली मान लें कि नहीं 50 है ही है, तो आप एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना % एरर है, और जो भी आए आपकी फ्रीक्वेंसी जो आएगा हम अभी देखेंगे कि अभी कितना आने जा रहा है। जो अभी अब आज का हो सकता है, आज आपने कल फिर एक्सपेरिमेंट किया तो थोड़ा मोड़ा पॉइंट्स में चेंज हो जाएगा, कुछ बदलाव आ सकता है, अलग फ्रीक्वेंसी आ सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो थोड़े वेरिएशन होते रहते हैं, पावर सप्लाई और कंजम्पशन पर डिपेंड करता है कि ये कितने आएंगे। तो कुछ प्रिकॉशंस के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते हैं। एक तो बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करने से बचें, या अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर प्रिकॉशन लें, ठीक। वायर बहुत थिक या बहुत थिन ऐसा नहीं होना चाहिए, और ब्रिज और वायर के बीच में बहुत फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, थोड़ा शार्प एज होना चाहिए, और बहुत कॉर्न ऐसे, मतलब यहाँ पर बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, तिरछा, ये बहुत ढलान ऐसे जो ज़्यादा है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा ब्रिज की हाइट बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, टच करना चाहिए वायर को, वायर उस पर टिका होना चाहिए, ये काम जरूर करना चाहिए। तो यही कुछ बहुत सिंपल से प्रिकॉशन है, और उनको आप ज़रूर जब भी आप करेंगे फॉलो करेंगे, और हम लोग तो चल ही रहे हैं देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या होता है और कितनी हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है AC मेंस की। हाँ, तो देखिए ये सब क्या है,
ये अपरेटस है जिसकी हेल्प से क्या करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी, एसी मेंस की फ्रीक्वेंसी हम उसको फाइंड आउट करेंगे, उसको डिटरमिन करेंगे। डिटरमिन क्या करना, फाइंड आउट करना है। यहाँ पर तो ऑलरेडी है जो ये सप्लाई है वो एसी सप्लाई, जो डोमेस्टिक सप्लाई आपकी क्या है वो एसी सप्लाई है। उसकी फ्रीक्वेंसी वैसे तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हम चूँकि बताएंगे नहीं क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जो सेटअप है आप देख रहे हैं, पहले जैसे डिस्कस किया, आपको थ्योरी में डिस्कस किया, अपरेटस वगैरह बताया, उसमें क्या क्या है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, पहले ही बताया कि दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक क्या है परमानेंट मैग्नेट, दोनों यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए। तो एक हमको मैग्नेट चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, एक वायर, ये सोनोमीटर है, नीचे बॉक्स जैसा देख रहे हैं सोनोमीटर है, और ये क्या है, वायर, स्टील वायर। मैंने जो लिया है वो सेटअप कौन सा है, कौन सा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए, तो उस सेटअप में जो वायर होगा, सोनोमीटर वायर होगा, वो स्टील वायर होगा। और अगर हम इसको परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह, तो फिर क्या चाहिए, फिर अलग सेटअप चाहिए उसके लिए। उस पर हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें क्या होगा, फिर वायर में क्या होगा, हम अल्टरनेटिव करंट पास करते हैं, जो सोनोमीटर वायर है उसी में पास करते हैं अल्टरनेटिव करंट, और यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्लेस में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। तो वो एक सेटअप अलग होता है। लेकिन हम यहाँ जो यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और स्टील वायर। परमानेंट मैग्नेट होगा तो ये स्टील वायर नहीं होगा, फिर यहाँ दूसरा वायर होगा, फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। ये मैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ पर अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इसको और फिर छोड़ता है, अट्रैक्ट करता है, छोड़ता है। क्योंकि अल्टरनेटिव करंट क्या होती है आप जानते हैं, इसकी डायरेक्शन हर 1/100 सेकेंड में बदल जाती है। 50 फ्रीक्वेंसी के आसपास होता है सप्लाई का, हमें वही चलो डिटरमिन करना है। तो इस करंट, जिसमें करंट जा रही है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में, वही करंट होती है जिसकी हमको फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। और इसमें से पास होते हुए क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक या इसको मैग्नेट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी पोलैरिटी क्या करता है, वो बदलता रहता है, अल्टरनेटिवली बदलता रहता है। ठीक है, तो बार बार ये नॉर्थ पोल साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसा उल्टा उल्टा बनता है। तो नीचे जो वायर है, चाहे वो नीचे का एंड मैग्नेट का, चाहे वो साउथ पोल बने तो भी वायर ऊपर अट्रैक्ट होगा, चाहे वो नॉर्थ पोल बने तो भी अट्रैक्ट होगा। ये बात हुई थी सब। तो ये होगा, तो ये सेटअप पूरा है। देखिए ऊपर जो लगा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये सप्लाई देने के लिए ये प्लग पॉइंट है, हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ पर ले रखा है। इसमें हम बाहर से सप्लाई देंगे और इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसमें लगा दिया, ऐसे बस हम लोग रख देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है और ये लग जाता है अच्छे से। ठीक है, ये हमने ऊपर रख दिया, सप्लाई वहाँ से देंगे और इसको एडजस्ट करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपका वायर के ठीक ऊपर रहे, है ना, ऐसा है। अब क्या करते हैं इस सेटअप में, हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट पास करते हैं और ये वायर को अट्रैक्ट करेगा, फिर छोड़ेगा, फिर अट्रैक्ट करेगा, फिर छोड़ेगा, ऐसा होगा। और हम क्या करेंगे, लेंथ, अब आप जान रहे हैं कि वायर में टेंशन, वायर की लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ वायर का, ये तीनों चीज़ें डिसाइड करती हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को। किसी वायर का कोई सेगमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करती हैं। तो लेंथ तो हम यहाँ से कर लेंगे। इन दो, ये जो सोनोमीटर है और आप देख रहे हैं इसका जो वुडन कुछ वेज जैसा है, तो इसको ब्रिज बोलते हैं। तो दो ब्रिज होते हैं, इसका मेटल का एज है इस पर, तो दोनों ब्रिज के बीच में क्या करता है, वाइब्रेटिंग सेक्शन होता है। यहाँ का वायर वाइब्रेट करता है इस पर। और आप जानते हैं एक पर्टिकुलर लेंथ की अपनी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज, तो हम जो जिस फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जो स्ट्रेच्ड वायर की होती है, लोवेस्ट मोड, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मोड यानी कि फंडामेंटल मोड होता है, उसमें हम वाइब्रेशन देख रहे हैं। तो सिंगल लूप में वाइब्रेट करेगा, वो सिंगल लूप में वाइब्रेशन देखेंगे, हम उसी का यूज़ करना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन हमारे लिए और हो जाता बनता है कि लेंथ, वायर की लेंथ, तो हम ब्रिजेस के बीच में जो लेंथ है वो ले लेंगे। और
जो टेंशन है यहाँ पर, इस वायर में जो टेंशन लगाना है वो यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर ये हैंग किया हुआ है, सस्पेंडेड है, ये 50 ग्राम के स्लॉटेड वेट हैं, हुक के साथ लगा हुआ है। इस समय ये पूरा का पूरा हमने जो अभी शुरुआत में लगाया है 400 ग्राम है यहाँ पर। और वायर, एक चीज़ और टेंशन आपको मालूम हो जाएगा इससे, वेट से, वायर की लेंथ ब्रिज के बीच में मालूम हो जाएगी जो वाइब्रेटिंग सेक्शन है। अभी मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले ही ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ही क्या करेंगे, कुछ वायर ले लेंगे, यही वायर ले लेंगे जो आपने लगाया है, उसी वही वाला वायर ले लेंगे और उसको हम उसका वेट कर लेंगे। उसका वेट ले लेंगे किससे, वेइंग मशीन से। और तो हमने जो अभी देखिए आपके सामने ये एक रोल लेकर रखा है या एक कॉइल बनाया है वायर का, ये 4 मीटर है ना, इसको आप मान लीजिए कि 4 मीटर है, हमने मेज़र करके इसको लिया है। और ये एक वेइंग मशीन है जो लाइट वेट चीज़ों को मेज़र कर सकता है। ये इसमें हम ऑन कर देंगे तो एक इसका मोड आ जाएगा, देखिए थोड़ी देर में। हाँ, ये ग्राम में है, अभी 00 दिखा रहा है शुरुआत में, और हालांकि देखिए ये बीच में बदल जा रहा है। तो क्यों कि हम लोग बोल भी रहे हैं, हवा से भी प्रेस हो जाता है तो इसका वेट अपना कुछ बताने लगता है। तो जब इसमें हम इसका वेट लेंगे तो बोलेंगे नहीं उस समय, ठीक है। तो ये 00 है। अब इस पर हम 4 मीटर वायर का एक रोल रख देंगे। थ्री पॉइंट जीरो फोर ग्राम है ना, यही ज़्यादा मिड में आ रहा है। 3.04 ग्राम ही यही स्टेबल है, ठीक है। 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 6 भी हो गया, तो हम बोल भी रहे हैं, ये भी देखिए साथ में सामने। तो ये 4 ही है, 3.04, हम उसी को ले रहे हैं, है ना। इसको हम ऑफ करते हैं। तो हमारे लिए एक रिकॉर्ड की चीज़ हो गई कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लेंथ ऑफ वायर जो लिया है, लेंथ ऑफ वायर ये ले लिया है 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर, ये मेजर के लिया हुआ है। और इसका वेट कितना है या मास कहिए, हम वेट कहना थोड़ा साइंस में ठीक नहीं लगता कि वो PMG होता है वो, यहाँ इसका मास है 3.04 ग्राम, ऐसा है। और तो मास पर यूनिट लेंथ ये भी कैलकुलेट कर लेंगे, इसे ज़रूरत पड़ेगी बाद में, हम जब रीडिंग ले लेंगे तब। मास पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा 3.04 ग्राम डिवाइड बाई 4 मीटर, है ना, 4.00 सेंटीमीटर, ऐसा 400 सेंटीमीटर या 4.00 मीटर, ऐसा। तो अब इसी को आप किलोग्राम में बदल सकते हैं कि 3.04 इंटू 10⁻³ अपॉन 4.00, ऐसा हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप 0.75 ऐसा आएगा, ठीक है ना, नियर अबाउट आपको 7.5 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम पर मीटर आ रहा है। तो आपके पास ये चीज़ हो गई एक ऑब्जर्वेशन। और इसके बाद हमारे पास बहुत कुछ नहीं रह जाता, अब बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, सीधा सीधा है। आप वेट हैंग करेंगे और वाइब्रेटिंग लेंथ देखेंगे, है ना, थोड़ा एक बार बाहर से इसको अंदर ले आते हुए डिक्रीजिंग लेंथ फिर इंक्रीजिंग लेंथ, ये सब देखेंगे और वेट पहले लोड करेंगे। तो अभी जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 1 आपने लोड इंक्लूडिंग है ना, लोड क्या लोड है, इंक्लूडिंग मास ऑफ हैंगर। तो हैंगर भी यहाँ पर वही है, कुछ मिला जुला के हैंगर भी 50 ग्राम का है और पूरे 7 मासेस और हैं, तो हैंगर का भी अपना मास है नीचे। तो कुल 400 ग्राम है, यहाँ पर 400 ग्राम है। टेंशन इन द वायर, तो टेंशन कितना हो गया, 0.4 kg हो जाएगा ना, 0.4 इंटू 9.1 न्यूटन, ऐसा टेंशन हो जाएगा। अब इसके लिए रेजोनेटिंग लेंथ क्या है ना, रेजोनेटिंग ये ना, रेजोनेंस ही तो होता है कि जो आपने जो वाइब्रेटिंग लेंथ है इस सेगमेंट की, उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो फ्रीक्वेंसी अगर इस अल्टरनेटिंग करंट यानी जो जा रही है मैग्नेट में आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, उसी से उसके मैचिंग हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा।
याद रखिए कि यहाँ पर जो वायर की फ्रीक्वेंसी है, इस सेगमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी हाफ क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी मैग्नेट यानी अल्टरनेटिंग करंट की होती है। तो वाइब्रेटिंग सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी आपको पहले से ही बता दिया है। वाइब्रेटिंग सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी है 1/2L, जो ये L क्या है, वाइब्रेटिंग लेंथ है, और रूट टेंशन अपॉन म्यू, मास पर यूनिट लेंथ ये है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेन, तो फ्रीक्वेंसी AC क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, यानी 1/4L इंटू रूट टी बाई म्यू, ये हो जाएगा रूट टी बाई म्यू। तो ये फार्मूला हमको यूज़ करना है, तो ये हम बाद में करेंगे, पहले हम ऑब्जर्वेशन से लेते हैं। तो हमारे ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट देख ही लिए, और बाकी जो स्लॉटेड वेट्स हैं वो 50-50 ग्राम के हैं। हम एक एक को कम या ज़्यादा करते रहेंगे, और ये लेंथ, वाइब्रेटिंग लेंथ नोट करते रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और साथ में इसमें कोऑपरेट करने के लिए हमारे साथ हिमांशु जी हैं, हिमांशु सिंह। उनके कोऑपरेशन से ये काम चल रहा है, तो फिर हम देखेंगे, और वो खुद ही आएंगे और आपको वाइब्रेशंस देखेंगे और रीडिंग भी ले सकते हैं, है ना, और नोट करेंगे ऑब्जर्वेशन। तो आइए हम देखते हैं उधर, आप आइए इधर, अब वाइब्रेशंस देखिए और वाइब्रेटिंग लेंथ लीजिए। तो पावर कार्ड ये देखिए लगा देते हैं, और हाँ ठीक, ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ लग गया, और हम समझते हैं कि ये ऑन है कि नहीं। देखिए ऑन है, नहीं तो ऑन कर दीजिए उसको नीचे से। आप सुन पाएंगे, इसमें साउंड भी आएगी, और देख रहे हैं कुछ आवाज़ आ रही है, और ये वाइब्रेशन भी कुछ सेटअप हो गए हैं। आप वहाँ से ऑफ करके देख सकते हैं। अब ये ब्रिज, एक ब्रिज आपके सामने दिख रहा है, दूसरा ब्रिज वहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर है, ये ब्रिज है, ठीक है ना। ये वायर दिख रहा है आपके सामने, ये देख रहे हैं, एकदम से ब्लैक लाइन जैसा दिख रहा है यहाँ पर ये। और तो फिर देखिए ये थोड़ा सा लेंथ इसकी एडजस्ट करिए, थोड़ा छोटा करिए, देखिए क्या होता है। लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और वायर वाइब्रेटिंग भी दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। ये ध्यान से देखेंगे तो वाइब्रेटिंग वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए, उसी में देखिए और बड़ा होता है, नहीं, ये बंद हो गया, देख रहे हैं। छोटे, अब वाइब्रेशन क्या है, कम एम्पलीट्यूड के हो गए, देख रहे हैं। ये क्लियर आवाज़ जो आपके यहाँ जा रही है, ये जो आवाज़ आपके पास पहुँच रही है, देखिए ये आप वाइब्रेटिंग लेंथ देख रहे हैं, वाइब्रेशन देख रहे हैं। एक हल्का सा ये जो दिख रहा है ना, और आवाज़ भी सुनाई दे ही रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये रेजोनेटिंग वाइब्रेशन है, ये रेजोनेटिंग वाइब्रेशन है, ठीक है। तो हम इस वाइब्रेटिंग लेंथ का, ठीक, इसको इधर से भी हम घूम के देख सकते हैं, देख रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रिफ्लेक्शन जहाँ मिल रहा है वहाँ पर आप देखें, तो देख रहे हैं ये, अब ये अच्छा वाइब्रेटिंग वायर दिख रहा है। ठीक, तो अब हम नोट कर लेते हैं, अब देखते हैं कि पोजीशन क्या क्या है। ये 1 2 3 यहाँ दिख रहा है ना, 1 2 3 यहाँ दिख रहा है। तो इसको 9 10 11 12 13 14 को दिख रहा है ना, ब्रिज जहाँ देखिए, ब्रिज यहाँ, उसको ऊपर से पढ़ते हैं ब्रिज की पोजीशन, और ये पोजीशन ठीक ऊपर से आके यहाँ से पढ़िए,
ये ठीक ठीक 30 है ना, ये पोजीशन है। और ऐसे इधर के पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, ऊपर से देखिए, पढ़िए ऊपर से देखिए। 33.4, हाँ 33.4, 67 है। 67 कुछ पॉइंट में नहीं है, एग्जैक्ट है। ये बता रहे हैं 67 है। हाँ ये है, ठीक है ना, 67 है। तो अब देखिए कितना हम लिख सकते हैं, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों मिला के। अब तो अभी हम तो डिक्रीज़ किए हैं, अभी तो ये नहीं हुआ है, डिक्रीज़ किए हैं। तो डिक्रीजिंग सेपरेशन कितनी लिए थे, 30 और 67। तो डिक्रीजिंग में क्या है, 67 माइनस 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल्स कितना हो गया, 37 सेंटीमीटर। हालांकि ये पॉइंट आप लगा के थोड़ा सिग्निफिकेंट फिगर में लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है। 67.0 रहेगा, 30.0 रहेगा, फिर 37.0 रहेगा, ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अगला इसको हम ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे, ऐसे करीब क्लोज कर देंगे, ऐसे क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे ऐसे। तो क्या कहेंगे, ये इंक्रीजिंग सेपरेशन है। तो इंक्रीजिंग जो वाइब्रेटिंग सेगमेंट है उसका इंक्रीजिंग लेंथ है, तो इंक्रीजिंग लेंथ का हम लेंगे अब वाइब्रेशन। अब उसके बाद देखते हैं कहाँ से वाइब्रेट करता है। तो हम फिर इनको हैंड ओवर कर रहे हैं, अब ये देखेंगे कि कैसा कहाँ पर वाइब्रेट करता है। तो चलिए, हाँ ये ऑन कर चुके हैं पावर को, और ये बढ़ा रहे हैं अब लेंथ। साउंड सुनेंगे, देख रहे हैं, अभी आप वायर देख पा रहे थे, और ये वाइब्रेशन शुरू हो गया। ये इतनी तेज साउंड उन्हीं वाइब्रेशंस की आ रही हैं। तो ठीक है, ये साउंड आप सुनते रहिए, वही साउंड है। और अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्टॉप करिए और उसको देखिए। हाँ ये हाँ भाई, आपके शर्ट पर बढ़िया आ रहा है। थोड़ा उधर भी खिसक जाइए, थोड़ा सा और आगे। हाँ देखिए, इनके शर्ट पर जो इनके दिख रहा है सीधे, है ना, वो कितना बढ़िया आ रहा है, वाइब्रेशन दिख रहे हैं क्लियर सा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे वाइब्रेशन। अब क्या करें, करंट को थोड़ा रोकिए और उसमें ब्रिजेस की पोजीशन, जो ब्रिज है उनकी पोजीशन लीजिए। ये देखिए, आपको याद रखिए इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग लेंथ देख रहे हैं। तो अभी देखेंगे कि क्या क्या हैं पोजीशंस इनकी। ये ब्रिज 1 का 72 है ना, देखिए यही वाला देखिए, जब एक ही देख रहा था तो वही देखिए 28 इधर से 28 है। पॉइंट में वो कुछ भी हो तो पॉइंट में भी है तो पॉइंट पे लीजिए एकदम। ये एज देखना है ना, ये जो देख रहे हैं ना, ये मेटल एज है ना, ये वाला, ये मेटल एज की क्या पोजीशन है ये देखना है सर। एग्जैक्ट 28, एग्जैक्ट 28 है। यस। अच्छा, ऐसा कुछ क्या हो जा रहा है, एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। हाँ ठीक है, 28 इधर और देखिए, $65.8। 65.8, मैंने कहा कि 65.8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग लेंथ हम ले रहे थे, तो 65.8 माइनस 28.0 ऐसा लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं। फिर 37.8 सेंटीमीटर, ये तो एक आपको ये ऑब्जर्वेशन मिल गया।
अब इनका मीन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कोई मीन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तब ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इस पर, इसका हमने इस वेट के लिए आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं, रीडिंग को रिपीट करना चाहिए एक ही वेट के लिए 2 बार, है ना। एक बार और ले लेते हैं इसी वेट के लिए, 400 ग्राम ही है, ठीक। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हैं कि अगर पहली बार देखने में कुछ चूक हो गई हो तो ऐसा आप उसको फिर से देख सकते हैं। तो अगर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, देखिए ऐसे लेके आ रहे हैं, यहाँ पर हैं, दूर हैं, और डिक्रीज़ करने जा रहे हैं वापस, किसके लिए, 400 ग्राम के लिए ही है, ठीक। तो हम देखिए इसको क्या कर दिए, ऑन कर दिए, और अब क्या कर रहे हैं, लेंथ को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं ऐसे। ऑन नहीं है, ऑन नहीं है, हाँ ऑन कर रहे हैं, अभी को ऑन हुआ, ठीक है। तो हम आ जाते हैं लेंथ को डिक्रीज़ करते हुए, देखिए ये ऐसे आ रहे हैं, ठीक। लेंथ को डिक्रीज़ करते हुए आ रहा है, ये जहाँ पर हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन मिलेंगे हम वहीं पर रुक जाएंगे। थोड़ा कोशिश करेंगे कि ब्रिज क्या हो, जो मैग्नेट की पोजीशन हो वो ब्रिज के ठीक बीच में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये वाइब्रेशंस हैं जो रेजोनेटिंग वाइब्रेशन है। ये सही पोजीशंस पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए क्या है, ये पोजीशन जो मैं पढ़ पा रहा हूँ वो 27.8 है। एक ब्रिज की पोजीशन 27.8 है और डिक्रीजिंग में जा रहे हैं, तो 27.8 एक पोजीशन है। और बड़ी वाली पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है 64.2। तो 64.2 ये पोजीशन है, एक पोजीशन 64.2 है, माइनस 64.2 माइनस 27.8 ये पोजीशन है। तो ये कितनी आ गई, आप 2.2 इधर से हो गया, ये हो जाएगा आपका 36.4, ऐसा हो गया है ना, 36.4। अब हम फिर क्या करेंगे, फिर हम इनको 20 में ले आ देंगे, ठीक, 20 में ले आ देंगे और इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, ऐसे इंक्रीज़ करेंगे और इसके बाद देखेंगे कहाँ पर वाइब्रेशंस रेजोनेटिंग वाइब्रेशंस होने लगते हैं। ये पोजीशन है, ये रेजोनेटिंग वाइब्रेशन हो रहे हैं। अब मैं फिर इसी को देखता हूँ, थोड़े देखिए टर्न घुमाने में सिमेट्री है, इसलिए क्या है, ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री छोटा वाला है, और ये जो बड़ी पोजीशन है सेकंड ब्रिज की पोजीशन है, सेकंड ब्रिज की पोजीशन है 64.4 और ये है 28.2, ठीक है। तो हम इंक्रीजिंग जो लेंथ ले रहे हैं ये 64.4 माइनस 28.2, तो ये आपका हो गया 36.2, ठीक है, ये हो गया। और टेंशन तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 0.4 इंटू 9.8 न्यूटन, ये तो हो जाएगा। अब हम दूसरा सेटअप लेंगे, ठीक। इससे पहले इसको हम क्या करें, ऑफ कर दें, है ना, कि ये भी एक प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ये मैग्नेट बहुत हीटअप हो जाएगा और 220 पर ये इसमें हम करंट पास कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा करंट हो जाती है इसके लिए। तो अब देखिए क्या है थर्ड पॉइंट, अब हम इसके लिए कुछ कम कर देंगे, 300 कर दीजिए वेट। ये देखिए ये वेट 300 कर देते हैं। क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 रिमूव कर देना पड़ेगा, यही ना होगा, क्योंकि 5th, हाँ या
देखिए 100 ग्राम यहाँ से निकल गया तो 300 ग्राम वेट हो गया, और 300 ग्राम वेट यहाँ पर, और इससे ये वायर यहाँ से बहुत क्लियर दिख रहा है, और ये वाइब्रेशंस क्या कर रहे हैं, आप डिक्रीज़ करने जा रहे हैं, बड़ा कर लीजिए, अब बड़ा कर लीजिए, डिक्रीज़ करिए, ठीक, हाँ चलिए। वायर को देखते रहे ध्यान से, हो गया स्टार्ट, आवाज़ पहुंच रही होगी आपको, बढ़ाइए नहीं, एक ही ओर लेके आइए, या तो कम करिए या तो बढ़ाइए, दोबारा बहुत ज़्यादा कर दीजिए, अगर बढ़ाना हो तो बहुत ज़्यादा कर लीजिए, ज़्यादा करके तब वापस आइए, अगर ऐसा डर हो तो, हाँ ज़्यादा बढ़ा लीजिए, अब फिर वापस आइए, तब डिक्रीजिंग का मीनिंग होगा। जहाँ पर वाइब्रेट करना शुरू करना, धीरे धीरे बढ़ाइए फिर, हाँ ये वाइब्रेशन। तो पोजीशन पढ़ लीजिए ब्रिज की, ये 300 ग्राम पर है, ट्वेंटी 28.8, 28.8 है, अच्छा ठीक, उधर पढ़िए, 61.3, 61.3 देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 61.3, यस सर, 61.3 लिखिए, हाँ तो 61.3 माइनस 21.8, यस सर, हाँ लिखिए 28.8, सॉरी 28.8 है ना, 28.8 है, तो आप कितना हो जाएगा, तो 32.5 हो जाएगा। तो उससे पहले देखिए 36 के आसपास आ रहा था, अब सेपरेशन कम हो गई, आपने टेंशन कम कर दिया, कम ही टेंशन पर वाइब्रेट कर रहा है ना, कम ही लेंथ पर वाइब्रेट कर रहा है, और यहाँ पर तो हम 0.3 इंटू 9.8 कर लेंगे, वो तो कर लेंगे बाद में। अब ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये, अब देखिए कम कर चुके हैं, अब ये इंक्रीज करेंगे, वायर का कोई पोर्शन हाथ से न टच हो ना, ये ध्यान रखिए, वायर का कोई पोर्शन हाथ से टच करेगा तो फिर ये ठीक है। इसका एक उपाय हो सकता है कि यहाँ पर कुछ कार्डबोर्ड रख दिया जाए, है ना, तो ये कांटेक्ट, ये छोटा होने से कांटेक्ट हो रहा बहुत, थोड़ा सा हाइट इसकी बढ़ा देते हैं, है ना। तो हम डिक्रीज करें, देखिए फिर से अब आ जाते हैं, इसको इंक्रीज करें, इंक्रीजिंग लेंथ ले रहे हैं 300 ग्राम पर, ये है इंक्रीजिंग लेंथ पर वाइब्रेशन, और ये हम नोट कर पा रहे हैं जो कितना है 29.3, और इधर है आपका 62.2 और 29.3 है ना। तो जो हम इंक्रीजिंग लेंथ लेंगे वो 62.2 माइनस 29.3, तो ये हो जाएगा 32.9 आ गया, ये वाइब्रेटिंग लेंथ हो गई, ठीक। तो ऐसा हो गया। अब आप और एक बार डिक्रीजिंग और ले लेते हैं, 300 ग्राम पर ही फिर ले लेते हैं, 300 ग्राम। तो डिक्रीज कर रहे हैं ऑन करके, पहले ऑन करेंगे इसको,
और हम डिक्रीज कर रहे हैं इसको। बहुत दूर करते हैं तो हमारा जो सेकंड हार्मोनिक है उसमें वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है, 2 लूप में वाइब्रेशन होने लगता है। हमें कोशिश करनी है कि हम फंडामेंटल वाइब्रेशन के फंडामेंटल मोड ही लेना है, तो इसलिए हम उधर आ जाते हैं। ये वाइब्रेशन ये 30.5 है, ठीक, और इधर है 63.3 तो 63.3 है, ये हम डिक्रीज़ कर रहे थे, तो 63.3 है माइनस 30 पॉइंट क्या बोले थे 30.5 तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा 32.8, ऐसा हो गया। और इधर की लेंथ क्या होगी, अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीजिंग लेंथ लेंगे, देखिए यहाँ पर फिर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ऑन कर दिया और इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये है 30.1 और सेकेंड ब्रिज है 62.4, तो 62.4 और 30.1 ये हो सकता है कि हम और वाइब्रेशन लें, अगर थोड़ा 600 पर या 500 पर वाइब्रेशन ले सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अगले। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि 400 ग्राम के लिए और 300 ग्राम के लिए इतने लोड पर हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन लिए। अभी उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने ऑब्जर्वेशन को फिर से थोड़ा सा क्लियर लिख लिया है जो पहले मिले थे, और अभी क्या कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं लोड कम करने पर क्या हो रहा है, कम ही लेंथ पर क्या मिल रहे हैं, ये वाइब्रेशंस मिल रहे हैं या रेजोनेंट वाइब्रेशंस मिल रहे हैं वायर में। तो अब कम लेंथ मेजरमेंट में क्या होता है कि ये थोड़ा सा एरर भी अगर थोड़ी होती है तो परसेंटेज एरर ज़्यादा होती है उस केस में। तो हम अगर ऐसी सिचुएशंस लें जहाँ पर थोड़े बड़ी लेंथ पर रेजोनेंट वाइब्रेशन हो तो हमारे परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, मेजरमेंट में कम हो जाता है। इसलिए अभी क्या चल रहा है, देखिए अभी फिर क्या है, ये 300 यहाँ पर यहाँ सस्पेंडेड है और इधर ले देना ना, तो और 300 सस्पेंडेड है और उस पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक इस दूसरे वेट में 400 यहाँ देख कितने हैं, 6 वेट हैं, 6 स्लॉटेड वेट हैं 50-50 ग्राम के सभी। तो एक कितना हुआ है, 300 ग्राम हुआ। और हम 500 ग्राम, 300 ग्राम हो चुका है, 400 ग्राम हो चुका है, अब 500 ग्राम के लिए हम लेने जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन। तो 500 ग्राम का मतलब देखिए क्या है, हम अलग से उस हुक में थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पर हम ये 200 ग्राम और हम यहाँ पर सस्पेंड कर दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लगा दे रहे हैं, तो टोटल वेट तो उतना ही रहेगा। तो इस तरह से अब क्या होगा, अब जो वाइब्रेशंस हैं रेजोनेंट वाले वो मिलने चाहिए थोड़ी बड़ी लेंथ पर, जैसा रिलेशन उनका है। तो आइए हम वो देख लेते हैं, ऑन करते हैं इसको। और तो ये हम अभी क्या कर रहे हैं, अब इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये गैप छोटा है और इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इंक्रीज़ करेंगे तो देखिए अब हम बढ़ा रहे हैं इधर से, ठीक, देखिए कौन सी लेंथ पर रेजोनेटिंग वाइब्रेशन सेटअप होते हैं। ये देखिए है ना, लेंथ इंक्रीज हो रही है, 500 ग्राम वेट है, या 500 ग्राम ने वेट सस्पेंड कर दिया है और लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम उस सिचुएशन की ओर पहुंच रहे हैं, देखिए धीरे धीरे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है वाइब्रेशंस का, और हाँ ये रेजोनेटिंग वाइब्रेशन है, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्रिज देखिए अपने आप ही खिसक रहा है वाइब्रेशन की वजह से। फिर हम वापस जा रहे हैं, थोड़ा हम इसको होल्ड किए रहेंगे अगर ऐसी बात है तो।
ठीक है, यही लेंथ है, ये वाइब्रेटिंग लेंथ, ये सेगमेंट है जिस पर, तो हम अभी हम ऑफ करेंगे और ये मेजरमेंट लेंगे, ये लेंथ देखेंगे। ठीक, ये होगा। तो अब जो लेंथ है ये देखिए है, ये ठीक 26 है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में मेरे है ये ठीक क्या है 67.3। तो अब ये ऑब्जर्वेशन हम नोट करते हैं। और तो यहाँ पर देखिए, अब हमने ये इस टेबल को फिर थोड़ा सा साफ लिख दिया, पहले वाली टेबल को, वही है, वही सबसे कॉम्बिनेशन है। तो 500 ग्राम है और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 ग्राम इंटू 9.8 यानी 0.5 kg। पोजीशंस हैं वो इंक्रीजिंग की हम लिए थे ना, तो 67.3 माइनस 26.0 और ये हो जाएगा एक। अब इसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा डिक्रीज़ करते हुए, ज़्यादा लेंथ से आएंगे वापस, और इसको हमने बढ़ा लिया, ये गैप बढ़ा लिया, और अब हम इसको ऑन करने जा रहे हैं। ये काफ़ी गैप बढ़ा लिया है, और हम कोशिश करेंगे कि ये मैग्नेट क्या है बीच में रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो लगा हुआ है ये बीच में रहे। अब आ रहे हैं हम उस सिचुएशन में जहाँ पर हमको वाइब्रेशन मिलने जा रहे हैं। तो ये पोजीशन है, फिर हम वही 26 पर ही हैं, एक इस साइड लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या है 66.7 26 और 66.7 66.7 माइनस 26.0, ये हो गया आपका 40.7। और फिर हम 500 ग्राम के लिए फिर वापस आएंगे बंद करके। तो वापस हम फिर से वही करने जा रहे हैं, 500 ग्राम पर 500 ग्राम वेट पर क्या करने जा रहे हैं, हम लेने जा रहे हैं ऑब्जर्वेशंस। किसके लिए, फिर इंक्रीज कर रहे हैं लेंथ को, और देखिए 500 ग्राम वेट के लिए, 500 ग्राम के लिए अब हम पहुंच रहे हैं उस लेंथ पर जहाँ पर ये वाइब्रेशंस रेजोनेटिंग वाइब्रेशंस बिल्डअप हो रहे हैं। तो ये पोजीशंस मैं देखूंगा अभी, ये पोजीशन है 67.3 राइट में है और 26 लेफ्ट में। तो 26 और 67.3 वही फिर आया लगभग 67.3 और माइनस 26 रिपीट कर गया वही चीज़ 41.3। और फिर हम ये तो इंक्रीज़ कर रहे थे, अब बढ़ा करके पूरा, और फिर हम डिक्रीज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो ये जब हम लेंथ डिक्रीज़ कर रहे हैं तो यही वाइब्रेशन मिल रहा है। हाँ, हम नोट कर रहे हैं इसको, ब्रिज को पकड़े हुए ही। ये है, तो ये लेंथ है जहाँ पर हम 25.1 और यहाँ 65.7, 25.1 और 65.7, ठीक है। तो ये 65.7 माइनस 25.1 और ये हो गया आपका 40.6, इतना हो गया। एक तो हो गया ये किसे 500 ग्राम के लिए। अब हम और दो अभी ऑब्जर्वेशन लेंगे 600 ग्राम के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे,
इसमें देखिए, इसमें हम और दो बढ़ा देंगे। ये 300 था और 500 के लिए लिया हमने, और इसमें 100 ग्राम बढ़ा देंगे, 2 स्लॉटेड वेट और बढ़ा देंगे, और उसके बाद इस पर सस्पेंड करेंगे इस पर, और देखते हैं कि अब कितनी लेंथ पर वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। तो अब देखिए क्या है, अभी हम इंक्रीज़ करेंगे लेंथ और साथ में देखेंगे कितने पर वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो आइए ये अब हम लेंथ इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। हाँ, अब ये रेजोनेटिंग लेंथ की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये लेंथ है रेजोनेटिंग लेंथ। तो ये 24.2 है और ये 69.4 है, 69.4 और ये 24.2 और 69.4। ठीक है, 69.4 और 24.2 जब हम लेंथ इंक्रीज कर रहे थे। तो ये हो गया आपका 69.4 और यहाँ से थोड़ा कम हो गया, तो कितना हो गया 0.2 और आप ये हो गया 45.2, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसमें डिक्रीज़ करेंगे। ये 600 ग्राम के लिए है, ठीक। अब डिक्रीज़ करेंगे, बढ़ी हुई लेंथ लेकर के इसको डिक्रीज़ करेंगे और तब फिर आएंगे, देखते हैं क्या होता है। अब धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं उस लेंथ की ओर जहाँ पर वाइब्रेशन सेटअप होने जा रहे हैं। ये देखिए, तो ये लेंथ है, ये लेंथ है वाइब्रेशन की, उसको मैं देख रहा हूँ क्या है। ये 24.8 है और 67.9 है और 24.8 है, तो 67.9 और ये 24.8। 24.8 नहीं है एक्चुअली, ये 24.6 तो हो गया ये 43.3, ऐसा हो गया। ठीक, तो ये वाइब्रेशन हो गए। अभी हम 600 ग्राम के लिए एक और ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो अभी इसको फ़िलहाल बंद करते हैं, बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है ये। तो हमने ऑन कर दिया फिर से। अब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं लेंथ को, और यहाँ वेट क्या है 600 ग्राम लगा दिया है और इंक्रीज़ कर रहे हैं फिर से। तो अब इंक्रीजिंग लेंथ को हम देखेंगे कि कितना रेजोनेटिंग वाइब्रेशन कितने लेंथ पर होते हैं। ये है, ये पोजीशन है, तो 24.6 और ये पोजीशन है 70, 24.6 और 70 ऐसा आ रहा है। तो 70 माइनस 24.6 ये हो जाएगा 45.4 है ना, 45.4 हो गया। और हम ये लेंथ अभी तो इंक्रीज़ कर रहे थे और थोड़ा बंद करके हम वापस बढ़ा दें और डिक्रीज़ करेंगे इस बार लेंथ को। थोड़ा जेंटली और स्लोली क्या करना चाहिए, खिसकाना चाहिए जब आप रेजोनेटिंग लेंथ की ओर चले जाते हैं।
हम आ गए रेजोनेटिंग लेंथ पर। ये है 24.7 और 68.5। 68.5 माइनस 24.7 ये हो जाएगा। और ये लेंथ आई आपकी 43.8 ऐसी आ गई। तो अब हम इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, है ना। हो गए, सफिशिएंट हो गए भाई ये ऑब्जर्वेशन आपके। अभी यहाँ पर ये मीन वैल्यूज़ हैं, देखिए पहले का लिखा हुआ जो मीन वैल्यू है, और इसके बाद जो वैल्यूज लेंगे अब क्या है इनका मीन 41.3 40.7, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा 41.0 ये मीन हो जाएगा। और यहाँ पर 41.3 है और 40.6 है, तो अब क्या हो जाएगा 81.9 हो जाएगा। तो 81.9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 40.8 या ये भी 9 48.9 ऐसा लिख सकते हैं, या 41 ही लिख सकते हैं इसको। और इसके बाद यहाँ पर 42.2 है 45.2 है और 43.3 है, तो ये 88.7 है। तो 88.7 को अगर हाफ करेंगे उसका तो कितना हो जाएगा 44.4 के आसपास आएगा। तो हम यूज़ करेंगे इन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है इस वाले केस में। हम अभी पहले बात हो रही थी कितना हो जाएगा ये T अपॉन म्यू, टेंशन म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ, और ये रेजोनेटिंग लेंथ है जो L है वो रेजोनेटिंग लेंथ है। तो डिफरेंट केसेस में हम यूज़ करेंगे। तो ये जो रेजोनेटिंग लेंथ है वो कितना हो जाएगा तो हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बाद फिर ये चीज़ पूरा दिखाते हैं। कैलकुलेशंस में आएंगे ये 1/4 और L यहाँ पर क्या है 37.4 देख रहे हैं ऐसा, और √T/m, T कितना है टेंशन ये 3.92 न्यूटन ये टेंशन हो गया। और म्यू कितना है पहले भी आपको बता चुके हैं ये 7.5 × 10⁻⁻⁴ ऐसा है। तो इससे जो मिलेंगे जो फाइनल वैल्यू आती है इसमें वो 48.32 ये आ गई। तो वैसे ही हम और ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशंस है और सबके लिए हम कैलकुलेशंस देख रहे हैं, और सबकी वैल्यूज सबकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वहाँ पर लिखेंगे ये 48.32 ऐसे है। तो हम सबको एक अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखिए आप जो ऑब्जर्वेशंस पर हम जो अलग से और ऑब्जर्वेशन लेके आए वहाँ पर क्या है उनके अकॉर्डिंग जो हमने ये कैलकुलेट किया है जो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया है वो क्या है ये देखिए 48.32 एक तो ये आ गया, 49.79, 47.866, 48.013, ये देखिए क्या है यहाँ पर 49.286, 49.468, 49.9689 और 49.6320 ये वैल्यूज आई। देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी वैल्यूज, इन सभी वैल्यूज़ को मैंने लिख दिया है टेबल में। आपको जो ऑब्जर्वेशन टेबल था उसके लास्ट में कैलकुलेट करके लिख दिया है, ये आपके सामने है। 48.32, 49.79, 47.866, 48.013, 49.286, 49.4065, 49.968, 49.632। तो ये वैल्यूज़ मिली आपको। आप इसमें ध्यान से देखिए वैल्यूज़ को थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो देख रहे हैं ना जो 300 ग्राम वेट रखा हुआ था, हैंग किया हुआ था, टेंशन थोड़ा कम था, तो कम ही लेंथ पर 32.7 इस लेंथ पर आपको क्या मिले थे रेजोनेटिंग वाइब्रेशंस मिले थे।
तो पहले ही बताया था कि कम डिस्टेंस थोड़ा मेजर करने में अगर थोड़ी भी एरर होती है तो परसेंटेज एरर काफ़ी ज़्यादा होती है, और वैसा ही कुछ यहाँ लग रहा है कि बाकी ऑब्जर्वेशन तो 49 या उससे ऊपर हैं। ये देखिए 47.8 है, 48 के आसपास है। एक ये वाले ऑब्जर्वेशन उसमें क्या है 48.013 है, यानी 48 ये भी उसके पास है। एक ऑब्जर्वेशन 400 ग्राम वाले में यहाँ 48.32 मिला हुआ है। बाकी सभी ऑब्जर्वेशन क्या है 49 से अबव है, यानी 49 से अबव है और ठीक ठाक अबव है। 49.79, 49.286, 49.4, 49.96, 49.63। तो अगर हम ऐसे में, इसीलिए हमने 8 ऑब्जर्वेशंस लिए और देख रहे हैं कि ये वैल्यूज़, दो 3 वैल्यूज़ हैं वो अदर वैल्यूज से ज़्यादा डिविएट कर रही हैं, तो अच्छा होगा कि हम इनको अवॉइड करें, मीन कैलकुलेट करने में इनको अवॉइड करें। कि 47.88 कुछ ज़्यादा ही कम लग रहा है अदर वैल्यूज से। 48.13 ठीक है, बहुत अब ज़्यादा अवे भी नहीं है लेकिन फिर भी है। तो इन 3 वैल्यूज़ को कौन सी, एक 48.1013, 47.886, 48.32, मैं जो करने जा रहा हूँ ये इनको हम कंसिडर नहीं करें, इनको अवॉइड कर रहे हैं मीन वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो जो बाकी 5 हैं उनके जो मीन वैल्यू हमने लिए हैं, ये देखिए मीन वैल्यू क्या हैं, कितने आ गए 49.6164, यानी 49.646। ये फ्रीक्वेंसी आई किसकी, ये जो सप्लाई मेंस या एसी मेंस है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये हम ठीक है अप्रोच कर रहे हैं। थोड़े एरर तो होती हैं मेजरमेंट में, अब जो भी रही हो सकता है एग्जैक्ट 50 ना भी हो फ्रीक्वेंसी इस समय जब हम इसको ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। और तो ठीक है, ये वैल्यूज़ काफ़ी अप्रोचिंग है। ओके, तो अच्छा अभी ये हम मान के चल रहे हैं कि आप जो देखे हैं उसको फिर से ध्यान से देखिएगा, वीडियो को रिकॉर्ड किए हुए बार बार उसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या किया है और क्या कोशिश किए हैं। कंपेयर करेंगे अगर टेंशन को और वैल्यूज़ को तो आप पाएंगे कि बड़ी लेंथ है या ज़्यादा टेंशन है तो हमें ऑब्जर्वेशन 50 के करीब मिलने जा रहे हैं, 49 के पार हो रहे हैं। कम है तो थोड़ा सा ज़रूर डेविएशन है। तो ठीक है, मैं इस एक्सपेरिमेंट को यही छोड़ता हूँ, कंप्लीट मान के चल रहा हूँ। तो आप ज़रूर ध्यान से इसको देखिएगा।